नाबालिग से रेप के मामले में फंसे संत आसाराम बापू ने आज इंदौर में दी अपनी सफाई। आसाराम का दावा है कि वो पूरी तरह से बेकसूर हैं और उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। आसाराम बापू ने आज अपनी सफाई देते हुए कहा कि 10 साल पहले इससे भी गंदे आरोप उन पर लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में पहले भी वो पाक साफ साबित हो चुके हैं और इस मामले में भी उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। आसाराम ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसका वो स्वागत करेंगे। जो कोर्ट को करना होगा करेगी, प्रजा को करना होगा करेगी। मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले। बुर्खा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी। आसाराम से पूछा गया कि क्या वो 30 अगस्त को पुलिस पूछताछ के लिए जोधपुर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पुलिस को बता दिया है कि उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, लिहाजा उनके बाद ही पूछताछ हो। नहीं, राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है। बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है और मैं साजिश करताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल, सबका भला। हालांकि जब आसाराम से पूछा गया कि आपको किस पर साजिश का शक है, तो उन्होंने मीडिया पर ही निशाना साध दिया। आसाराम ने अपनी सफाई में कहा कि वो सही हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिशें पहले भी होती रही हैं। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में आसाराम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जोधपुर पुलिस पेशी का सम्मान लेकर आसाराम के इंदौर के आश्रम में पहुंच गई है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त तक पेश होने का सम्मन भेजा है। नोटिस लेकर आज जोधपुर पुलिस इंदौर पहुंची। इंदौर में इन दिनों आसाराम का प्रवचन चल रहा है। खबर के मुताबिक आसाराम ने सम्मन नहीं लिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आसाराम के खिलाफ शिकायतों पर 3 राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। ये राज्य हैं दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आसाराम बापू को अनुसंधान के लिए जोधपुर पुलिस में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए आज जोधपुर पुलिस ने इंदौर में आसाराम बापू को नोटिस सर्व किया है और आसाराम बापू को 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। इस बीच आसाराम के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू को कांग्रेस के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। इंदौर में होने की वजह से आज आसाराम से मिलने MP बीजेपी के विधायक रमेश मंदोला भी पहुंचे। हमेशा बापू कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते रहे, कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ। लेकिन जोधपुर पुलिस कई लोग रहते हैं जो पड़े रहते हैं कि जांच चलती रहती है। 2 दिन में सिखों से जांच हो गई। अगर जांच हो गई तो हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते, पर हमारा यह है इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु आसाराम पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके बाद आसाराम के लिए विदेश भाग पाना नामुमकिन हो गया है। आसाराम के खिलाफ अब राजनीतिक पार्टियों ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर सभी राजनीतिक दलों ने आसाराम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आसाराम के खिलाफ संसद से सड़क तक सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया। JDU अध्यक्ष शरद यादव ने जहां आज फिर आसाराम को भूमाफिया करार दिया, वहीं CPI सांसद गुरुदास कामत ने आसाराम को फांसी देने की मांग कर डाली। हालांकि बीजेपी ने आसाराम पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा, तो NDA के समर्थक शिवसेना के भी तेवर आसाराम के खिलाफ काफी तल्ख थे। कई अच्छे संत है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही व्यापारी है, लैंड माफिया है और सब तरह की जवानी से लेकर हर तरह की। कोई डॉक्टर है ना, कुछ है, झूठ सब दवा बेचता है। अगर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए, पहले भी आरोप लगते हैं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देश में संदेश नहीं होना चाहिए कि कथावाचकों या संतों या जिसके साथ भीड़ उसके लिए दूसरा कानून है। आसाराम बापू जो किया है ये हम कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई ह्यूमन बीइंग है, अन्य कोई जंतु है, हम नहीं जानते। इनको फांसी का दड़ी में लटकाना जरूरी है। संत हो, महंत हो, राजनेता हो, उद्योगपति हो, अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो मुझे लगता है कानून सबके लिए समान है। कोई बड़ा हो छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। उसमें कोई भेदभाव बढ़ते बिना जो कानून है उसको सख्ती से अमल करना चाहिए। आसाराम के मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर आसाराम बापू निर्दोष हैं, तो पुलिस की जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी की सेहत को लेकर शुरू हो गई है सियासत। नरेंद्र मोदी ने सोनिया के ठीक होने पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, तो कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी। सोमवार को संसद की कार्रवाई के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अब सोनिया गांधी की सेहत ठीक है। कल रात उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई।
इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया की सेहत पर ट्वीट किया है। मोदी ने लिखा है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सोनिया गांधी की सेहत अब ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी की जिस तरह सेहत थी उन्हें व्हील चेयर पर सुविधाओं से लेस एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कार से एम्स ले जाया गया था। खैर, डॉक्टरों को ज्यादा पता होता है। मोदी के ट्वीट और उनका जो है, इसमें भी अगर वो चीजें बाल नहीं आ रहे हैं तो आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी का सवाल है, इस सवाल का जवाब को आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि बुनियादी आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रियाओं का संसद में इस्तेमाल नहीं किया गया। कोयला घोटाला मामले में सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने माना है कि कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 7 फाइलें मिसिंग हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोल ब्लॉक आवंटन केस में आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि 43 में से 7 फाइलें गायब हैं, जबकि बाकी फाइलों को ढूंढ लिया गया है। सूत्रों के अनुसार गुम फाइलों पर सरकार की ओर से सीबीआई को 3 जवाब दिए गए हैं। सरकार का पहला जवाब है कि सभी फाइलें दे दी गई हैं। दूसरा जवाब है कि जो फाइलें दी गई हैं उनमें ही सभी जवाब मौजूद हैं। तीसरे जवाब में संबंधित फाइलों को खोजने की बात कही गई है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने पर विपक्ष का हमला झेल रही सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच एक बार फिर रुपए ने गोता लगा लिया है। रिकॉर्ड गिरावट के साथ आज $1 की कीमत 66 रुपए को भी पार कर गई। रुपए को मजबूत बनाने की सरकार की सारी कोशिशों का असर होता नहीं दिख रहा। अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए रुपए ने पाताल को नापना शुरू कर दिया है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 67 रुपए 7 पैसे के सबसे निचले स्तर को पार कर गया। रुपए में इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले कभी नहीं हुई थी। शेयर बाजार में भारी गिरावट और रुपए के इस कदर टूटने के बाद देश की आम जनता का दिवाला निकलना तय है। रुपए के निकलते कचूमर से पेट्रोल डीजल महंगा होगा। माल ढुलाई बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी। विदेश जाना जेब पर भारी पड़ेगा। विदेशों में पढ़ाई करना भी महंगा होगा। दवाएं महंगी हो जाएंगी। रोटी, कपड़ा और मकान महंगा होगा। रुपए की इस खस्ता हालत पर वित्त मंत्री ने देश को धैर्य रखने की नसीहत दी है। I think we simply have to be patient, be firm, do whatever is required to be done. डॉलर 66 रुपए का हो गया। सरकार को एक्टिव होना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी हैं और जो वित्त मंत्री हैं वो संसद में मुस्कुराते हैं। एक तरफ तो देश का दिवाला निकल रहा है, वही वित्त मंत्री लोगों को धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ तमाम विशेषज्ञ डॉलर के मुकाबले रुपए के 70 के पार जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट ने शेयर बाजार में भी कोहराम मचा दिया। भारी गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार में भी सेंसेक्स 552 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। गिरावट के साथ खुले बाजार में रुपए में हुई गिरावट ने भूचाल मचा दी। इससे पहले कि बाजार को सुधरता, डॉलर के मुकाबले रुपए ने गोता लगा लिया और बाजार टूटता चला गया। आज का कारोबार बंद होने तक बीएसई का सेंसेक्स 552 अंक गिरकर 18,005 और एनएसई का निफ्टी 190 अंक गिरकर 5,287 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट के साथ साथ आम जनता पर महंगाई की तिहरी मार पड़ी है। शेयर बाजार में पिछले 15 दिनों में भारी गिरावट आई है। जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी बिगड़ने तय हैं। डॉलर के मुकाबले टूटते रुपए ने सोने की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कर दिया है। आज सोने की कीमत में 2% की बढ़ोतरी हुई और 10 ग्राम सोने की कीमत 33,000 के करीब पहुंच गई। रुपए की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट का असर अब दिखने लगा है। जहां 1-2 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे की खबर है, वहीं सोने ने ऊंची छलांग लगाई है। सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आज 10 ग्राम सोने की कीमत 32,620 रुपए के नए स्तर पर पहुंच गई। सोने के इतिहास में अब तक का सबसे उच्च स्तर है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में त्योहारों और शादी के मद्देनजर कारोबारियों ने सोने का स्टॉक कर लिया है, लिहाजा सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, उसे देखकर जानकार ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में और भी रिकॉर्ड इजाफा हो सकता है। इलाहाबाद समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। गंगा यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है और इलाहाबाद में लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बारिश ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल प्रलय की स्थिति बना दी है।
करीब 1 महीने से बाढ़ की चपेट में फंसे इलाहाबाद के लोगों की धड़कनें रह रहकर बढ़ती जा रही हैं। हालांकि गंगा और यमुना का पानी स्थिर है, लेकिन खबर के मुताबिक केन और बेतवा का पानी यमुना के जरिए लगातार आ रहा है। एक साथ 2 जगह से यमुना और गंगा में आ रहा पानी तीर्थ राज्य प्रयाग के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। प्रशासन भी तरह तरह की आशंकाओं से डरा सहमा है। सूत्रों के मुताबिक कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू होने के आसार हैं और नरोरा से छोड़ा गया पानी भी कल शाम तक इलाहाबाद पहुंचने वाला है। ऐसे में गंगा और यमुना के विकराल रूप का अंदाजा लगाकर लोग डरे हुए हैं। उधर बाढ़ की वजह से बनारस, मिर्जापुर, बलिया, चंदौली, विंध्याचल समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिले भयानक बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में डूबे घरों में हो रही चोरी की खबरों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मोछ देने वाली गंगा ने जमकर मचाया है तांडव। चंदौली जिले के तकरीबन 112 गांव बाढ़ की वजह से पूरी तरह पानी में डूब गया है। देश के कई राज्यों में इस समय जल प्रलय आया हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति यूपी के चंदौली में गंगा किनारे के 100 से ज्यादा गांव की है। कई गांवों का संपर्क बाकी जिलों से पूरी तरह कट गया है। यहाँ बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जहरीले सांपों से है, जो इधर उधर पानी में घूम रहे हैं और किसानों के मवेशियों को काट रहे हैं। ग्रामीणों को भी जहरीले सांपों से जान का खतरा बना हुआ है। बाढ़ से निपटने और राहत के नाम पर जिला प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाढ़ राहत कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी पीड़ितों को किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। बाढ़ के तांडव ने यूपी के लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं प्रशासन के लचर रवैये के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। गंगा के उफान को देखते हुए पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना को अलर्ट कर दिया गया क्योंकि पटना में गंगा खतरे के निशान से 1.9 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। बिहार में गंगा के उफान से त्रस्त है पूरा राज्य। बाढ़ ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। पिछले 1 महीने से गंगा के आसपास बने घरों में पानी घुसा हुआ है। इलाके के लोगों की जिंदगी अब नाव की मोहताज हो गई है। पटना के साथ साथ कई और जिलों में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। समस्तीपुर में करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में फंसे लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बिहार के आरा और भोजपुर का भी यही हाल है। आरा में सोन नदी उफान पर है तो बक्सर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि बक्सर के किला में दरार आ गई, यानी बाढ़ का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। 10 दिन पहले मैंने देखा था पानी की बहुत बढ़ती जा रही है आस्ते आस्ते, और अगर इस तरह स्थिति रहेगा तो गंगा जी का पानी पूरा बढ़ते जाएगा। अंदर में लग जा रहा है, उसको निकलने का माने उपाय नहीं है। उसको लिए नगर निगम से व्यवस्था हो रहा है, उसको पंप आउट करके बाहर निकाला जाएगा। पटना में गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो किनारे के इलाके हैं उन्हें खाली करने का आदेश दिए हैं। कई जगह बोल्डर लगाए जा रहे हैं ताकि गंगा का पानी शहर में नहीं प्रवेश कर सके। यूपी के इलाहाबाद में एक सिरफिरे आशिक ने बीटेक की छात्रा को पेट्रोल डालकर सरे रहा आग के हवाले कर दिया। इश्क में मात खा इस आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरेआम इस वारदात से सनसनी मच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों बिहार के पटना के रहने वाले हैं। आरोपी मुन्ना और लड़की एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा के किसी और लड़के से दोस्ती पर मुन्ना गुस्से में था। 3 बजे के करीब लड़की अपने हॉस्टल से निकलकर कुछ ही दूर गई थी कि मुन्ना ने पीछे से लड़की पर पेट्रोल से भीगा कपड़ा डालकर उसे आग लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी वहीं खड़ा होकर जलती हुई लड़की को देख रहा था। आसपास के लोगों ने लड़की पर पानी डालकर आग बुझाई और उससे अस्पताल ले गए। मैंने उसको समझाया कि तुम कहीं भी जा सकते हो, मगर मेरे गांव उसके साथ नहीं आ सकते हो। बस वो ये जिद मानने को तैयार थी नहीं। उसका भी अपना इज्जत है, मेरा भी अपना इज्जत है। आज अगर मेरे साथ सूते या कल वो रिश्ता में मेरा बेटा लगे उसके साथ मेरे गांव में सूते तो हमारा भी इज्जत है ना। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुंबई में फोटो पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप के मामले में हुआ है अहम खुलासा। पत्रकार से गैंगरेप का आरोपी कासिम बंगाली करता था मुंबई पुलिस के लिए मुखबरी का काम। कासिम के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स को पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो उसमें कई नए खुलासे सामने आए। पुलिस को पता चला है कि कासिम बंगाली मुंबई पुलिस का ही मुखबिर है। पुलिस के मुताबिक कासिम के मोबाइल से एक शख्स को एक महीने में 60 से ज्यादा बार फोन किया गया था। पुलिस ने उस नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि वो नंबर मुंबई के अगरपाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात एक कांस्टेबल का है। गैंगरेप की घटना के दिन भी इस कांस्टेबल ने कासिम को फोन किया था।
सलीम ने कासिम बंगाली को एक पर्सनल काम कहकर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी की आशंका से कासिम नहीं आया और नायर हॉस्पिटल में जाकर छुप गया। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो स्केच देखने के बाद कांस्टेबल सलीम को कासिम पर शक हुआ था, इसलिए कांस्टेबल सलीम ने कासिम को पर्सनल काम के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। दिल्ली विधानसभा का चुनाव पास आते ही हर कोई चुनावी रंग में दिख रहा है। जहां मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर महंगाई को लेकर बवाल काटा, वहीं दूसरी तरफ सरकार चुनावी रणनीति बनाने में जुटी दिखी। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन सदन में जमकर हंगामा मचा। बीजेपी विधायक गले में प्याज की माला डालकर विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। बीजेपी के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। विधानसभा में आज महंगी बिजली, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, कॉलोनियों को नियमित करने में हो रही देरी का मुद्दा छाया रहा। विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पॉप गायक दलेर मेहंदी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों की माने तो दलेर दिल्ली से चुनाव भी लड़ सकते हैं। मेरी एक उनको राय है कि ये जो सब यहाँ पर हंगामा जहाँ क्लोज क्वार्टर है, जाके बाहर लोगों में करें। आने वाले चुनाव में कोई वर्ग छूट न जाए, इसके लिए सब तरीके से तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस भी दलेर मेहंदी को लेकर आ रही है। पार्टी का ऐसा मानना है कि दलेर मेहंदी के आने से दिल्ली का एक खास वर्ग उनके पक्ष में वोट करेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोग वेडिंग कार्ड गैंग के खौफ में जीने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में चोरी के लिए यह गैंग निमंत्रण पत्र को अपना हथियार बनाता है। विजयवाड़ा के वेंकट हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाली 40 साल की महिला बनी वेडिंग कार्ड गैंग का शिकार। वेडिंग कार्ड गैंग के लोग पद्मा नाम की इस महिला के घर पर निमंत्रण पत्र देने के बहाने पहुंचे। पहले तो महिला ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन शातिर गैंग ने महिला के पति से जान पहचान होने के साथ उसके पति के बारे में कई जानकारियां दी। भरोसा कायम कर घर के अंदर दाखिल हुए गैंग ने महिला से पीने का पानी मांगा और मौके का फायदा उठाकर बंदूक की नोक पर लाखों की लूट को अंजाम दिया और महिला के हाथ पैर बांधकर उन्हें बेहोश कर दिया। पद्मा ऐसी इकलौती महिला नहीं है जो वेडिंग कार्ड गैंग का शिकार बनी है। इससे पहले यह गैंग 5 और लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सभी घटनाएं उस वक्त हुई जब घर पर महिला और बच्चे अकेले होते हैं। इस गैंग से जुड़े लोगों के शातिरपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वारदात वाले किसी भी घर में इन लोगों के फिंगरप्रिंट तक नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। श्रीनगर के डल झील के पास एक होटल में लगी भीषण आग से यहां मच गई खलबली। तेज आग की लपटों ने जब होटल को अपनी चपेट में ले लिया तो पर्यटक और होटल के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। आज सुबह श्रीनगर के एक होटल कश्मीर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग होटल की ऊपरी मंजिल में लगी थी। आग लगने के बाद होटल में मौजूद लोग फौरन बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही होटल स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, जिससे होटल को ज्यादा नुकसान होने से बच गया। आग को काबू करने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को काफी समय तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर पर बिना किसी के घायल हुए आग तो बुझा ली गई, लेकिन तब तक होटल की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जल चुकी थी।